आज हम आपको एक ऐसी प्रेम कहानी बताते हैं जिसमें एक राजकुमारी थी और एक भारत का सम्राट। वह सम्राट जिसकी बहादुरी के किस्से सुन सुन के लोग उससे प्रेम करने लगते थे। और इसी बहादुरी के किस्से सुनने के बाद एक राजकुमारी उससे प्रेम करने लगी। राजकुमारी थी संयोगिता। संयोगिता या संयुक्ता के नाम से जानी जाती है। ये कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। इसकी माता का नाम हिस्ट्री में नहीं मिलता है। आमतौर पर ये चीन के किसी राजकुमारी की बेटी थी। ये अपने पति सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से ही जानी जाती है। संयोगिता जब यौवन अवस्था की ओर पहुंची तब संपूर्ण भारत में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता की कहानियां चर्चित हो रही थीं। जब वह अपनी दासियों और सखियों से पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी के किस्से पृथ्वीराज चौहान से मन ही मन प्रेम करने लगी और मन ही में उन्होंने अपना परमेश्वर मान लिया। सारे महल में ये बात चर्चित होने लगी कि राजकुमारी संयुक्ता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती हैं। जब ये बात राजा जयचंद को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक निर्णय लिया। संयोगिता के विवाह की घोषणा की। संयोगिता के विवाह से पहले उन्होंने एक राजसूय यज्ञ की घोषणा की। इस यज्ञ को शुरू किया। राजसूय यज्ञ होता है सौभाग्य और अधिकतम किस्मत के लिए पूजा समारोह। हिंदू धर्म के अनुसार देवताओं और देव शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सकारात्मक ऊर्जा कल्याण को अपनी जिंदगी में आकर्षित किया जा सके और ये सौभाग्य और किस्मत के लिए एक समान पूजा होती है। राजसूय यज्ञ सारे राजा और राजकुमारों को बुलाया जाता है, परंतु पृथ्वीराज चौहान को न्योता नहीं दिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद की दुश्मनी के कारण इनको न्योता नहीं दिया जाता। इसी बीच राजकुमारी संयोगिता अपनी दासी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पत्र भेजती है। पृथ्वीराज चौहान उसे स्वीकार करते हैं और वचन देते हैं कि मैं स्वयंवर में जरूर आऊंगा। दासी बोलती है पृथ्वीराज चौहान से, राजन तुम जरूर आना। स्वयंवर प्रारंभ होता है और सारे राजा और सारे राजकुमार स्वयंवर में आते हैं। वहां पर राजकुमार और राजाओं के बीच पृथ्वीराज चौहान को ना देखकर राजकुमारी बड़ा उदास हो जाती है। राजकुमारी चारों ओर देखती। राजा जयचंद ने अपमान स्वरूप पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति द्वारपाल पर लगा दी थी और लोगों को बताया ये हमारे चपरासी के लायक नहीं है, इसलिए उसने उसकी मूर्ति को द्वारपाल पर लगा दिया था। जब राजकुमारी स्वयंवर में प्रवेश लेती है तब सारे राजा और राजकुमारों का परिचय लेती है। हर राजा हर राजकुमार का परिचय लेते हुए वो आगे बढ़ती चली जाती है। बढ़ते बढ़ते वो द्वारपाल तक पहुंच जाती है। तब वो द्वारपाल पर पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को देखती है तो उसके गले में वरमाला डाल देती है। वरमाला डालने का मतलब होता है कि स्त्री उसको अपना पति मान लेती है। ये सब देखकर राजा जयचंद बड़ा क्रोधित होता है और इसी बीच पृथ्वीराज चौहान पर्दे के पीछे से बाहर आ जाते हैं और रानी संयोगिता के साथ अपना वचन निभाते हैं और बोलते हैं, लो आप, मैं आ गया। और रानी को अपने साथ लेकर वहां से बाहर की ओर निकल जाते हैं और सारे राजा और राजकुमार से कहते हैं कि अगर किसी में हिम्मत है तो मुझसे युद्ध करके दिखाए। पृथ्वीराज चौहान राजकुमारी को अपने साथ लेकर दिल्ली की ओर चले आते हैं। अब वो दिल्ली आ जाते हैं। इस तरह इनका गंधर्व विवाह होता है। ये दिल्ली का प्रथम शहर था। इस शहर को राजा अंगनपाल तोमर ने बसाया था और इस किले को भी बनाया था। अब ये किला राय पिथौरा किले के नाम से जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने ये नाम दिया था। संयोगिता इनकी 5वीं रानी थी। कोई इतिहासकार इनकी 5 रानियां बताता है, कोई इतिहासकार इनकी 9 रानियां बताता है, कोई इतिहासकार इनकी
13 रानियां बताता है, कोई इतिहासकार अधिकतम 16 रानियों का जिक्र है, लेकिन सारे के सारे इतिहासकार इनकी संयोगता को इनकी रानी बताते हैं। इस घटना के बाद राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए एक रणनीति बनाते हैं और उससे बदला लेने के लिए एक नई रणनीति का विस्तार करते हैं। ऐसी रणनीति जो भारत को बदल के रख देती है, भारत के आने वाले इतिहास को पूरी तरह बदल देती है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को भारत बुलाता है। इसका जन्म 1149 ईस्वी को गौर अफगानिस्तान में हुआ था। मृत्यु 15 मार्च 1206 ईस्वी झेलम क्षेत्र पाकिस्तान में हुई थी। मोहम्मद गौरी अपनी सेना को लेकर दिल्ली की ओर चल देता है। तराई का प्रथम युद्ध। पंजाब की विजय से मोहम्मद गौरी के राज की सीमाएं अजमेर तथा दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के राज्य से मिलने लगी। 1189 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भटिंडा को आसानी से जीत लिया। पृथ्वीराज चौहान चिंतित हुआ क्योंकि ये राज उसकी सीमा में आता था। मोहम्मद गौरी भटिंडा को आसानी से जीतकर आगे बढ़ने लगा। जब पृथ्वीराज चौहान को ये सूचना मिली कि मोहम्मद गौरी ने भटिंडा पे कब्जा कर लिया है, फिर 1191 में थानेश्वर से 14 मील दूर तराई के मैदान में दोनों सेनाओं में मुठभेड़ हुई। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह से पराजित हुआ और वो घायल हो गया और इस घायल अवस्था में भागने लगा। उसका एक सैनिक उसे इस अवस्था में उठा के भागने में सफल हुआ और वो उसको यहाँ से भगा ले गया। सारी सेना फिर भाग निकली। इस तरह सम्राट पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तराई का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी दोबारा से पूरी तैयारी के साथ लौटे और इन्होंने तराई के मैदान में दूसरा युद्ध किया। इस युद्ध में वो पूरी संख्या में थे। इसमें पृथ्वीराज चौहान की 3 लाख सेना, जिसमें 3000 हाथी और बाकी सेना थे, घुड़सवार भी थे, ये युद्ध हुआ। उधर उसके पास मोहम्मद गौरी के पास 1 लाख सेना थी। उसने 10-10 हज़ार की टुकड़ियों में बांट रखी थी। जब पृथ्वीराज चौहान की सेना इन पे हमला करती तो ये इधर उधर भागने लगते थे और अपने आप को डर का प्रतीक बताते। तभी ये अपनी सेना को लेके उधर भाग जाते। इन्होंने दोपहर तक पृथ्वीराज की सेना को थका दिया, छल कपट में घेर लिया। फिर बंदी बना के पृथ्वीराज चौहान को अफगानिस्तान ले गए। वहाँ पे उनकी हत्या कर, कुछ इतिहासकार कहते हैं उनकी आंखें फोड़ दी। रानी संयोगिता को जब ये मालूम चलता है तो वो अपनी रानियों और दासियों के साथ जौहर कर लेती है। ये वही जगह है जहाँ पे उन्होंने जौहर किया था। जय हिंद।